सब बढ़िया। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे और अपनी बोर्ड्स की तैयारी को लगातार कर रहे होंगे। तो मैं हूं आप सभी की बड़ी बहन ज्योति। स्वागत है आप सभी का आज के धमाकेदार सेशन में। आज का सेशन होने वाला है क्लास 10th वाले स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज्यादा यूजफुल भी। अगर आज आप पूरी क्लास को देखते, पूरी क्लास को अटेंड करते हैं तो आपके ज्यादा नहीं बोलेंगे, सिर्फ 5 मार्क्स आपके पूरे कंफर्म हो जाएंगे। अब बोलोगे भाई वो कैसे, 5 मार्क्स कैसे? तो देखिए क्या होता है, आज हम हिंदी गद्य साहित्य का विकास पढ़ने वाले हैं। अगर क्लास 10th में आप यहाँ तक आप आ गए हैं, एग्जाम आने वाले हैं आपके, तो आपको पता हो कि हिंदी गद्य साहित्य का विकास क्या होता है। हमको हिंदी का साहित्य विकास में रचनाएं, लेखक, ये सब पढ़ना होता है। तो क्या होता है कि बेसिकली देखा जाए कि जो 10th क्लास के बच्चे होते हैं उनका जो एग्जाम का पैटर्न है उसमें 20 मार्क्स के क्या आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं। 20 क्वेश्चन आते हैं और 20 मार्क्स के होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। तो ये हमारे एमसीक्यूज होते हैं। वो उसी में से जो 5-10 मार्क्स होते हैं वो किसके होते हैं, हमारे साहित्य के विकास, मतलब हिंदी साहित्य का विकास। अब उसमें से भी 5 मार्क्स होता है हिंदी गद्य साहित्य का विकास और 5 मार्क्स हमारे होते हैं हिंदी पद साहित्य का विकास। तो आज हम हिंदी गद्य साहित्य का विकास का पूरा जितना भी निचोड़ है भाई, पूरा एक ही वीडियो में समाप्त करने वाले। बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है कि भाई इतने सारे लेखक, इतनी सारी रचनाएं, इतने सारे, मतलब इतना सारा पता नहीं चलती क्या कितनी रचनाएं याद करें, क्योंकि मिलते सिर्फ 5 मार्क्स है हमको हिंदी गद्य साहित्य का विकास। चाहे हम पूरा पढ़ ले चाहे थोड़ा पढ़े, मिलना हमको 5 नंबर ही है। तो क्यों ना हम सिर्फ वही रचनाएं, वही लेखक के नाम ही पढ़े जो हमारे एग्जाम में एसडीएस पूछी जाए। तो आज ही क्लास में से हम उतना ही आपको पढ़ाएंगे जिसकी पूरी 99% संभावना है आपको एग्जाम में आने की। इतनी सारी रचनाएं, इतने सारे लेखक हैं कि भाई हम कितना याद कर सकते हैं और मिलना तो 5 मार्क्स ही है। तो आज की वीडियो में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हर साल आती आई है और जिनकी आने की संभावना है वही हम पूरा डिस्कस करने वाले। क्लियर? तो आज हम हिंदी का साहित्य का विकास पूरे आपके 5 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। क्लियर? तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करने से पहले सभी को प्यारी प्यारी सी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय माता की, जय भगवान की, बोल जय बब्बा की। तो उम्मीद है आप लोग भाई अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो बढ़िया एकदम जोशीले जोश के साथ और बढ़िया एकदम अच्छे से एनर्जी के साथ आज की वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आपको जो कंफ्यूजन रहता है ना कि हिंदी गद्य का साहित्य भाई इतना सारा है, कैसे पढ़े कैसे नहीं पढ़े। ठीक है, तो आज पूरा निचोड़ है, बहुत ही शॉर्ट में 30 से 40 मिनट में पूरा ये टॉपिक हम पूरा आज कंफर्म मतलब खत्म कर देंगे। तो चलिए फिर जान लेते हैं कि आज हमको पढ़ना है क्या। ठीक है, तो मोटा मोटा देखिए आपको क्या पढ़ना है कि शुक्ल युग के प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं। सेकंड हम बात करेंगे शुक्लोत्तर युग के प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं। अब देखिए जो चीज हमारे लिए मेन ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और जो चीज मतलब थोड़ा मतलब ठीक ठाक है उसको हम थोड़ा शॉर्ट में पढ़ेंगे। तो शुक्ल युग के प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं शुक्लोत्तर युग के प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं। ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। हिंदी साहित्य की भाई जान है ये कह दो तो, है ना। मतलब इसी से जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन भर के पूछता है और बच्चा भाई पूरा ब्रह्मांड में घूमता रहता है कि पता नहीं कहाँ से आ जाएंगे कहाँ से नहीं आएंगे। तो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ ट्रिक भी आपको बताई जाएगी, मतलब कुछ ट्रिक है जो आपके काम आएंगी रचनाएं याद करने के लिए। तो ये आज हम मोटा मोटा देखेंगे, ये इस पे ज्यादा हमको फोकस करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने आगे। भाई टॉपिक क्या है हमारा, तो यहाँ पर क्या लिखा है, आधुनिक काल के पहले गद्य का स्वरूप। क्या लिखा है, आधुनिक काल के पहले गद्य का स्वरूप। होपफुली आपको विजिबल। हिंदी गद्य जो भाषा होती है वो क्या होती है, तो देखिए जिस लैंग्वेज में हम बात करते हैं, आप लोग जो बोलते हैं, हम जो बोलते हैं, आप लोग कहानियों को पढ़ते होंगे, निबंध को पढ़ते होंगे ना, और उपन्यास हो गया और क्या बोलते हैं न्यूज़पेपर हो गया, ये सब जो पढ़ते हैं आप, उसमें क्या होती है, हिंदी गद्य की भाषा होती है, उसमें हम लोग हिंदी गद्य की भाषा यूज करते हैं। ठीक है, अब ये बात आती है कि जो ये गद्य की भाषा है वो तो भाई आधुनिक युग में आई है, मतलब आधुनिक काल में आई है। उससे पहले कौन सी भाषा थी, आधुनिक काल के पहले कौन सी भाषा थी, पद की भाषा थी। अब पद की भाषा क्या होती है, पद की भाषा क्या होती है, जो हम कविताएं पढ़ते हैं, जो हमारे तुलसीदास जी है, सूरदास जी है ना, बिहारी लाल, कबीरदास, ये सब क्या है, ये पद के लेखक है ना, ये पद के कवि, उन्होंने पद में लिखा था। तो पहले मतलब दोबारा सुनिए कि जो हम भाषा को यूज करते हैं वो हिंदी गद्य साहित्य की भाषा, उसको हम हिंदी गद्य की भाषा बोलते हैं। लेकिन जो हिंदी गद्य की भाषा है वो आधुनिक काल में आई है। इससे पहले हमारी क्या थी, हिंदी पद की भाषा थी। जो हम कविताएं पढ़ते हैं वो हमारी पद की भाषा होती है। और जैसे तुलसीदास जी हो गए, सूरदास जी हो गए, कबीरदास, बिहारी लाल, ये सब हमारे पद के लेखक है ना, पद के कवि है। अब बात ये आती है भाई चलो ठीक है कि मतलब पहली पद के साथ जो गद्य की भाषा वो अभी आई है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये आता है बच्चों को कि जो हमारे हिंदी गद्य का विकास है, जो गद्य का विकास, जो गद्य की भाषा का जो विकास हुआ, तो क्या वो भारतेंदु युग ने किया था? मतलब सीधा हम बोल देते हैं, आपने देखा हो कहीं भी पढ़ा होगा
कि सीधे सीधे भारतीय युग से बोलते हैं कि हिंदी गद्य का जो विकास है वो भारतीय युग से शुरू हुआ था। तो बेटा ऐसे थोड़ी ना होगा भाई एकदम से भारतीय युग जी आए और बोल दिए कि नहीं आज से पद की भाषा यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ गद्य की भाषा यूज करेंगे। ऐसे तो नहीं हुआ होगा, उससे पहले भी तो कुछ उन्होंने यूज किया होगा। तो भारतीय युग के पहले भी गद्य साहित्य का विकास हुआ था। तो उन्हीं को थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे ना, मतलब भारतीय युग तो मेन है हमारा, लेकिन भारतीय युग के आने से पहले भी हमारा हिंदी गद्य साहित्य का विकास हो गया था, लेकिन बहुत ही कम समय में मतलब हुआ था। उसके बाद हमारा भारतीय युग आ गया था। तो वही हम पढ़ेंगे कि भारतीय युग के पहले कौन से हमारे युग आए थे। ठीक है, तो पहले क्या लिखा है कि राजस्थानी गद्य आया था। क्या राजस्थानी गद्य मतलब भारतीय युग ने हमारी गद्य का विकास किया था, लेकिन उससे पहले भी गद्य की भाषा बोली जाती थी। तो क्या बोली जाती थी कि राजस्थानी गद्य, उसके बाद ब्रजभाषा गद्य, उसके बाद खड़ी बोली गद्य। ठीक है, तो ये भारतीय युग के पहले किए है ना, भारतीय युग से पहले भी गद्य का विकास था, गद्य में भी रचनाएं लिखी गई थी। तो भारतीय युग से हमको स्टार्ट नहीं करना है, भारतीय युग के पहले भाई कुछ था, अचानक से सिर्फ भारतीय युग नहीं आ गए थे कि उन्होंने बोल दिया था कि नहीं भाई आज से हम पद को हटा के गद्य में सब कुछ लिखेंगे। भारतीय युग के पहले भी कुछ था। ठीक है, तो वही था कि क्या राजस्थानी गद्य भाषा थी, ब्रजभाषा गद्य थी और खड़ी बोली गद्य थी। अब जो देखिए ध्यान सुनिएगा, जो मैं मोस्ट इंपोर्टेंट बताऊंगा आपको सिर्फ वही याद करना। ठीक है, अब देखिए राजस्थानी गद्य का टाइम पीरियड याद कर लीजिए कि राजस्थानी जो गद्य है इसकी जो भाषा है वो कब से शुरू हुई थी, तो कब से हुई थी 10वीं शताब्दी से। कब से? 10वीं शताब्दी से जो राजस्थानी गद्य का विकास माना जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ब्रज भाषा गद्य। तो ब्रज भाषा का मान सकते हैं 1400 विक्रम है ना। ब्रज भाषा का जो गद्य है इसका कालक्रम क्या था? 1400 विक्रम। और नेक्स्ट हमारी खड़ी बोली गद्य। तो आपको सिर्फ इतना याद करना है कि राजस्थानी गद्य का समय पीरियड क्या था? 10वीं शताब्दी, और ब्रज भाषा गद्य का क्या था? 1400 विक्रम। तो ये आपको मोटा मोटा याद करना है। अब इसके आगे बढ़ते कि आगे क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है ब्रज भाषा गद्य की रचनाएं। अब यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट है ब्रज भाषाएं गद्य की रचनाएं, ये बहुत पूछा जाता है ना। तो जितनी भी यहाँ पे रचनाएं लिखी है 4-5 रचनाएं, सिर्फ उन्हीं को आपको याद करना है। तो ये हमारी ब्रज भाषा गद्य की रचनाएं हैं। जो राजस्थानी गद्य था उसमें रचनाएं थी, लेकिन वो इंपोर्टेंट नहीं, इसलिए यहाँ पर हमने भाई नहीं लिखी है। ब्रज भाषा गद्य की जो रचनाएं वो इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारी रचनाएं लिखी और यहाँ पर हमारे लेखक लिखे हैं। तो पहले हम बात करते हैं चौरसी वैष्णव की वार्ता। पहली रचना क्या हमारी? चौरसी वैष्णव की वार्ता। इसको किसने लिखा था? गोकुलनाथ ने लिखा था। सेकंड बात करें 252 वैष्णव की वार्ता, इसको किसने लिखा था? इसको भी गोकुलनाथ ने लिखा था। अब देखिए इसको याद करने का ट्रिक हम कैसे बना सकते हैं कि चौरसी वैष्णव की वार्ता तो और 252 वैष्णव की वार्ता, ये दोनों सिमिलर हैं। तो ये दोनों सिमिलर थे, इन दोनों को एक ही कवि ने लिखा था, मतलब एक ही लेखक ने इनको लिखा था। तो चौरसी वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता को गोकुलनाथ जी ने लिखा था। क्लियर? अष्टयाम को किसने लिखा था? नाभादास जी ने लिखा था। और माधव विलास को किसने लिखा था? लल्लूलाल ने लिखा था। तो ये हमारी ब्रज भाषा गद्य की रचनाएं है। इतना ही आपसे पूछ लेगा, ब्रज भाषा गद्य की रचनाएं में सिर्फ यही पूछी जाएगी। ठीक है, इन्हीं की आने की संभावना है। अब बढ़ते हैं अपना आगे। अब आगे क्या लिखा है? खड़ी बोली गद्य की रचनाएं। अब क्या है? खड़ी बोली गद्य की रचनाएं। ब्रज भाषा गद्य की रचनाएं होगा, खड़ी बोली गद्य की रचनाएं। खड़ी बोली गद्य की रचनाएं में ये हमारी रचनाएं और ये हमारे लेखक हैं। तो पहली है चंद छंद वर्णन की महिमा। क्या है? चंद छंद वर्णन की महिमा, और इसकी लेखक कौन है? कवि गंगे। दूसरा है सुखसागर, इसके कवि कौन है? मुंशी सदा शुक्लाल। अब देखिए चंद छंद वर्णन की महिमा को हम कैसे याद कर सकते हैं? तो चंद छंद वर्णन की महिमा को कवि गंग ने लिखा है। तो शिवजी के मस्तक पर चंद्रमा और गंगा दोनों विराजमान है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि चंद छंद गंग है ना, मतलब चंद छंद वर्णन की महिमा को कवि गंग ने लिखा है। तो चंद छंद गंग करके हम याद कर, मतलब रिलेट करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है सुखसागर की रचना, जो उसको किसने लिखा था? मुंशी सदा शुक्लाल जी ने लिखा था। तो जो भाई सदा शुक्लाल जी क्या है? सुख सागर में डूबे रहते हैं। तो जो सुख सागर में डूबा रहेगा भाई वो सदा मतलब शुक्लाल ही होगा। जो भी सुख के जीवन में, जो भी सुख में डूबा रहेगा वो सदा शुक्लाल होगा। तो सुख सागर से सदा शुक्लाल जी हो जाएगा। उसके बाद होता है पंचाग दर्शन। तो पंचाग दर्शन में किसने लिखा है? हमारी मथुरा नाथ शुक्ल ने। अब दर्शन करने के लिए भाई हम कहाँ जाते हैं? मथुरा गोकुल जाते हैं ना। तो पंचाग दर्शन मतलब दर्शन से आप क्या याद कर दीजिएगा कि मथुरा नाथ शुक्ल जी ने इसको लिखा था। प्रेम सागर में लल्लूलाल, प्रेम सागर लल्लूलाल। और प्रेम सागर किसने लिखा था? लल्लूलाल ने। तो इसको कैसे आप याद कर सकते हैं कि भाई जब ज्यादा प्रेम में डूब रहोगे तो भाई लल्लूलाल बन जाओगे, है ना। तो प्रेम सागर को लल्लूलाल से आप याद कर सकते हैं। रानी केतकी की कहानी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। रानी केतकी की कहानी, इसको लिखा था इंशा अल्लाह खान ने। उसके बाद क्या लिखा है? नासिकेतोपाख्यान, इसको लिखा था सदानंद मिश्र ने। अब ये हमारी खड़ी बोली गद्य की प्रमुख रचना है। तो इसमें भी आपको सिर्फ इतना याद करना, ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्या है? अब ये है हिंदी गद्य का विकास।
अब यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। यहाँ से बेटा बहुत ही अच्छे से ध्यान से सुनिए कि कैसे क्या है, ठीक है। तो हिंदी गद्य का विकास में सबसे पहले आपको ये याद करना होगा, ठीक है। तो पहले क्या लिखा है, पूर्व भारतीय हिंदी युग, सेकंड लिखा है भारतीय हिंदी युग, तीसरा है हमारा द्विवेदी युग, चौथा है शुक्ल युग और पांचवा है हमारा शुक्लोत्तर युग और छठा है हमारा स्वतंत्रता युग। ये 6 के 6 हमारे युग है। तो ये पूर्व भारतीय युग सब लोग पता है, सिर्फ भारतीय युग स्टार्ट करते हैं, पूर्व भारतीय युग को मतलब भूल ही जाते हैं। तो पूर्व भारतीय युग से हमको याद करना है। पूर्व भारतीय युग से पहले भी थे, जो हमने बताया आपको ब्रजभाषा गद्य और खड़ी बोली गद्य, वो भी इंपोर्टेंट है, वो भी पढ़ना है, लेकिन उसमें जितना आपको बताया आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है। अब यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है कि पूर्व भारतीय युग। तो ये इनका भाई टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड में बहुत ही कंफ्यूज रहता है, क्योंकि किसी बुक्स में कुछ दिया है, किसी बुक्स में कुछ दिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो लिखा है आपको सिर्फ वही याद करना है, ठीक है। यहाँ पर जो लिखा है वही याद करना है। और देखिए बेसिकली क्या होता है कि जैसे यहाँ पर 1868 लिखा है, तो 1868 के आसपास 1870 दिया है, 66 दिया है, तो ऐसे मतलब मान सकते हैं कि उसी के आसपास कोई डेट हो तो उसमें हम टिक लगा सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट किसी को नहीं पता है कि भाई एग्जैक्ट इनका टाइम पीरियड क्या है। कहीं 1900 दे रखा है, कहीं 1922 दे रखा है, तो ऐसे मतलब ये मान के चल सकते हैं कि एग्जैक्ट किसी को नहीं पता है, हर बुक्स में अलग अलग है। तो आप ये याद कर सकते हैं, आपको यही याद करना है। और इसी के आसपास अगर ये डेट नहीं दिखती, इसी के आसपास दिखती है, तो आपको उसी पे टिक करके आना, ठीक है। तो पूर्व भारतीय हिंदी युग 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक। क्या पूर्व भारतीय हिंदी युग की हमारी शुरुआत कब हुई थी? 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक। उसके बाद आता है भारतीय हिंदी युग। तो भारतीय हिंदी युग की शुरुआत कब हुई थी? 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। नेक्स्ट है हमारा द्विवेदी युग। द्विवेदी युग की कब हुई थी? 1900 से लेकर 1922 तक। ये यहाँ से इनकी शुरुआत हुई थी और यहाँ तक ये चले थे सिर्फ, ठीक है। शुक्ल युग 1919 से 1938 ईस्वी तक। शुक्लोत्तर युग का शुरुआत कब हुआ था? 1938 से लेकर के 1947 ईस्वी तक। और लास्ट है हमारा स्वतंत्रता युग, मतलब स्वतंत्रता के बाद का युग। तो वो चला था हमारा 1947 के बाद से अब तक, मतलब प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है वो स्वतंत्रता युग चल रहा है, ठीक है। ये पूरा टाइम पीरियड आपको अच्छे से याद करना है, इससे हमारा 1 नंबर बनता है, ठीक है। इससे हमारा 1 मार्क्स बनता है, ठीक है। हिंदी और साहित्य के विकास में से आपको 1 मार्क्स मिलेगा। आपसे पूछ सकता है कि भाई भारतीय हिंदी युग की समय सीमा क्या थी, फिर द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है, छायावादी युग की समय सीमा क्या है, तो ये यहाँ से पूरा 1 नंबर कंफर्म है आपका मिलेगा, ठीक है। ये आपको जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इसको करना मत भूलना, इसको याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, आपका 1 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने आगे। तो अब देखिए क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, मतलब यहाँ से भी एक से क्वेश्चन बन जाता है कि बना भी है कि जो हमारे ये नाम, ये क्या बोलते हैं, जो हमारे ये हिंदी के साहित्य का जो विकास है, इसके और अन्य नाम भी होते हैं। तो क्या होते हैं कि पूर्व भारतीय हिंदी युग को प्राचीन युग भी कहा जाता है, भारतीय हिंदी युग को पुनर्जागरण काल, नवजागरण काल भी कहा जाता है। भाई ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी याद करना, क्योंकि वो नाम चेंज करके भी दे सकते हैं कि बताओ नवजागरण काल की समय सीमा क्या है। आपने तो पढ़ा कि सिर्फ भारतीय हिंदी युग है, तो आप तो भाई वहां घबरा जाओगे, पता नहीं भाई कब पढ़ा दिया हमने, तो ये पढ़ा ही नहीं है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जहां जहां से क्वेश्चन बनेंगे आपको वो पूरा एकदम क्लियर करके जाना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन कैसे बनेगा, वो नाम चेंज करके दे सकता है कि बताओ भाई जागरण सुधार काल की समय सीमा क्या है, तो आपको ये भी याद करना। तो ये इनके अन्य नाम, ठीक है। तो पूर्व भारतीय युग का अन्य नाम क्या हो जाएगा? प्राचीन युग हो जाएगा। और भारतीय युग का पुनर्जागरण काल हो जाएगा, नवजागरण काल हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें द्विवेदी युग की। तो द्विवेदी युग को भाई सुधार काल बोला जाता है। वो क्यों बोला जाता है? कि यहाँ पर बहुत से सुधार हुए थे कविताओं में, ठीक है। द्विवेदी युग को सुधार काल, जागरण सुधार काल बोला जाता है। शुक्ल युग को बोला जाता है छायावादी युग, प्रेमचंद युग और प्रसाद युग। शुक्लोत्तर युग देखिए ये दोनों सिमिलर से हैं, ये शुक्ल युग और ये शुक्लोत्तर युग है। तो जो भाई इसके अन्य नाम है वो इसके भी अन्य नाम है, उसमें उत्तर लगा देना है, ठीक है। जैसे छायावदोत्तर युग, प्रेमाचंदोत्तर युग, प्रसादोत्तर युग, प्रगतिवादी युग, ठीक है। लास्ट हमारा स्वतंत्रता युग, तो उसको क्या बोला जाता है? आधुनिक युग। तो ये अन्य नाम है, आपको इसको याद करना, ठीक है। अब इसमें से हमारे सबसे 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 ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा, वो आप ध्यान से सुनिए। इसमें देखिए पढ़ना तो हमको सब कुछ ही है, शॉर्ट में सब कुछ पढ़ेंगे। पूर्व भारतीय युग को शॉर्ट में पढ़ेंगे, भारतीय युग को भी, और क्या बोलते हैं द्विवेदी युग को। लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहाँ सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, वो है हमारा क्या? शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। क्या? शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। तो इन दोनों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी को मतलब थोड़ा लेकर चलेंगे ऐसे, ठीक है। तो चलिए फिर बढ़ते, इसको याद करिएगा, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। भारतीय हिंदू युग, ठीक है। हम बात करते हैं भारतीय हिंदू युग की। तो भारतीय हिंदू युग की बेटा समय सीमा क्या होती है? 1868 से लेकर के 1900 ईस्वी तक, ठीक है। भारतीय हिंदू युग की समय सीमा क्या होती है? 1868 से लेकर के 1900 ईस्वी तक। अब इसके कुछ लेखाएं और कुछ पत्रिकाएं हैं,
ठीक है। भारतेंदु के कुछ लेखक और उसकी पत्रिकाएं हैं। तो लेखक हमारे क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अब ये आप याद कर सकते हैं कि जो भारतेंदु युग का प्रारंभ किसने किया था, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था। ये क्वेश्चन बन सकता है कि भारतेंदु युग का प्रारंभ किसने किया था, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था। तो लेखक क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब इनकी पत्रिका क्या है, कवि वचन सुधा, है ना, हरिश्चंद्र चंद्रिका और हरिश्चंद्र मैगजीन, ये इनकी पत्रिका है। क्या है, इनकी पत्रिका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। तो इनकी क्या थी, आनंद कांदबनी इनकी पत्रिका है। बालकृष्ण भट्ट जी की प्रदीप। नेक्स्ट हम बात करें प्रताप नारायण मिश्र की, तो ये है ब्राह्मण। तो ये भारतेंदु युग की कुछ लेखक और कुछ पत्रिका, यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ इतना ही बनता है। क्लियर। अब ये आते हैं द्विवेदी युग का। तो द्विवेदी युग की बात करो भाई, द्विवेदी युग में क्या होता है कि द्विवेदी युग का जो समय सीमा है वो 1900 से लेकर के 1922 है। क्या द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है, 1900 से 1922। अब एक मेन क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि द्विवेदी युग का जो नाम है वो किस लेखक के नाम पर द्विवेदी युग पड़ा है। और रिपीट कीजिएगा ये वाला क्वेश्चन भी कि भारतेंदु युग किस लेखक के नाम से ये भारतेंदु युग पड़ा है। तो भारतेंदु युग किस लेखक के नाम से पड़ा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के। और वैसे ही जो द्विवेदी युग है वो किस लेखक के नाम से द्विवेदी युग पड़ा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। क्या महावीर प्रसाद द्विवेदी जो लेखक है उनके नाम पर ही द्विवेदी युग पड़ा है। ठीक है। तो द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी, और इनकी सरस्वती क्या है, पत्रिका है। क्या, सरस्वती इनकी पत्रिका है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की पत्रिका कौन सी है, सरस्वती। ये कुछ लेखक है इनके, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, श्याम सुंदर दास और सरदार पूर्ण सिंह। ये द्विवेदी के कुछ प्रमुख लेखक है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट लेखक है वो। और ये बात याद रखिए कि जो द्विवेदी का जो नाम है वो किस लेखक के नाम से पड़ा था, तो किसके पड़ा था भाई, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के। और सरस्वती उनकी क्या है, पत्रिका है। क्लियर। उम्मीद है कितना आपको समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं भाई मोस्ट इंपोर्टेंट शुक्ल युग। और शुक्ल युग को क्या कहा जाता है, छायावादी युग भी कहा जाता है। उम्मीद है आपको पता होगा, पीछे हमने आपको बताया था। ठीक है। तो छायावादी युग या फिर शुक्ल युग की जो शुरुआत है वो 1919 से लेकर के 1938 ईस्वी तक खत्म हो गया था। मतलब 1919 से चला था और 1938 ईस्वी तक वो खत्म हो गया था। तो इनके भाई कुछ प्रमुख लेखक है। तो छायावादी युग अर्थात शुक्ल युग को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा बहुत ही आराम से। तो ये यहाँ पर कुछ इनके लेखक लिखे, जो प्रमुख लेखक है इनके। तो प्रमुख लेखक कौन है भाई, वियोगी हरि है, माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी, महादेव वर्मा, सुमित्र नंदन पंत, बेचैन शर्मा, उग्र सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और नंद दुलारे वाजपेयी। ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट इनके क्या है, लेखक है, शुक्ल युग के मोस्ट इंपोर्टेंट लेखक है। अब दी क्वेश्चन कैसे बनता है, यहाँ पर क्वेश्चन सुनिए कैसे बनेगा कि वियोगी हरि किस युग के लेखक है, वियोगी हरि किस युग के लेखक है, तो शुक्ल युग के लेखक है। विजयन शर्मा उग्र किस युग के लेखक है, शुक्ल युग के लेखक है। तो ऐसे प्रश्न बनता है। ठीक है। बोल देगा जयशंकर प्रसाद जी किस युग के लेखक है, शुक्ल युग दे देगा, द्विवेदी युग दे देंगे, तो आपको क्या टिक करना है, शुक्ल युग करना है। ठीक है। अब भाई ये प्रमुख लेखक तो हो, लेकिन इनको याद करने की ट्रिक क्या होगी, तो एक इसको याद करने की ट्रिक है। ठीक है करें भाई। हाँ, तो ये हमारे शुक्ल युग को जो प्रमुख लेखक है उनको याद करने कुछ शॉर्ट से ट्रिक है। देखिएगा आपको अच्छी लगे तो भाई याद कर लीजिए, वरना जैसे आप कंफर्टेबल हो याद करने में तो वैसे आप कर सकते हैं। बट देख लीजिए क्या लिखा है भाई, सुमित्रा के महावियोग में नंद के दुलारे माखन लाल ने सूर्य को जाकर बेच दिया। दोबारा सुनिए, सुमित्रा के महावियोग में नंद के दुलारे माखन लाल ने सूर्य को जाकर बेच दिया। ये हमारे ट्रिक है। तो जो हमारे शुक्ल युग के प्रमुख लेखक जो भी मैंने आपको बताए हैं, इसी ट्रिक में वो सारे के सारे लेखक भाई समास आएंगे। ठीक है। तब वो ट्रिक याद होगा तो आपके दिमाग में मतलब आ जाएगा कि हाँ ये लेखक है। तो देखिए सुमित्रा से क्या बन जाएगा, हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी। क्लियर। महा से क्या बन जाएगा, महादेवी वर्मा। वियोग से बन जाएगी हमारी वियोगी हरि। नंद के दुलारे से क्या बन जाएगा, नंद दुलारे वाजपेयी। और माखन लाल से भाई माखनलाल चतुर्वेदी जी। सूर्य से हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और जाकर से हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। और पेज से हो जाएगा बेचैन शर्मा उग्र। तो ये क्या बोलते हैं, शुक्ल युग के जो लेखक है उनको याद करने का ट्रिक है। देख सकते हैं आप लोग, याद हो जाएगा तो अच्छी बात है, वरना आप लोग खुद भी बना सकते हैं भाई, जैसे आप याद कर सके। क्लियर। वैसे कोई इतना भारी नहीं है कि आप इस ट्रिक से याद ना कर सके। तो चलिए बढ़ते हैं फिर आगे। अब आते हैं भाई शुक्ल युग के प्रमुख नाटककार। अभी तो हमने प्रमुख लेखक की बात की कि शुक्ल युग के प्रमुख लेखक कौन है। अब हम बात करते हैं शुक्ल युग के प्रमुख नाटककार कौन है। तो देखिए ये हमारे नाटककार है और ये हमारे यहाँ पर नाटक लिखे हुए हैं। तो नाटककार और भाई नाटक में अंतर क्या होता है, सुन लीजिए, बोलेंगे बताइए भाई बिल्कुल ही बुद्धू समझ के लिया है, लगता है इनको नाटककार और नाटक का अंतर ही नहीं पता है। तो आई नो आपको पता है सब कुछ, लेकिन फिर भी जान लीजिए। नाटककार वो होते हैं जो लिखते हैं, और नाटक क्या होता है, जो नाटक जो लिखा जाता है। मतलब
ये हमारे यहाँ पर नाटक लिखे हुए हैं और इनके जिनके द्वारा नाटक लिखे जाते हैं उनको हम नाटककार बोलते हैं। क्लियर, समझ में आई बात। तो शुक्ल युग के प्रमुख नाटककार कौन है हमारे, तो जयशंकर प्रसाद जी हैं, एक हमारे उपेंद्रनाथ आस्क जी हैं। तो प्रमुख की बात की गई जहां से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी भाई प्रमुख नाटककार है शुक्ल युग के, और उपेंद्रनाथ आस्क जी भी। अब इनके नाटक कौन से, तो इनके नाटक है चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, और उपेंद्रनाथ आस्क की क्या है, जय परास है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि चंद्रमुख किस विधा की रचना है, क्या चंद्रमुख किस विधा की रचना है, तो किसकी है, नाटक की है। चंद्रमुख किस विधा की रचना है, नाटक की। चंद्रमुख चंद्रगुप्त क्या है, नाटक है। पूछ सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी क्या बोलते हैं, पूछ सकते हैं जयशंकर प्रसाद जी भाई किस नाटक के कवि, फिर जयशंकर प्रसाद का नाटक क्या है, ऐसे पूछ सकते हैं। तो जयशंकर प्रसाद की क्या है, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी नाटक है। उपेंद्रनाथ आस्क जी का क्या है, जयप्रकाश। तो ये इनके प्रमुख नाटक है। ठीक है, अब आगे आता है शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार। क्या शुक्ल युग के प्रमुख, यहाँ पे प्रमुख है भाई, मिस प्रिंट के लिए हो गया, लिखने में भाई बहुत टाइम लिखा है क्योंकि हमारे यहाँ कोई लिखने वाला नहीं है ना, हमने खुद ही इसको भाई लिखा है, तो टाइम लगा, तो अच्छे से समझिएगा, सिर्फ आपके लिए, तो अच्छे से इसको समझिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार की। तो शुक्ल युग के भाई प्रमुख निबंधकार, इनके कुछ निबंध भी लिखे। अब वैसे निबंधकार क्या होते हैं, जो निबंध को लिखते हैं। क्लियर, तो बाबू गुलाब राय इनका प्रमुख निबंध क्या है, ठलुआ क्लब। क्या, ठलुआ क्लब इनका प्रमुख निबंध है। उसके बाद श्याम सुंदर दास जी हमारे निबंधकार है, प्रेमचंद जी हैं, सुमित्रा नंदन पंत है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, राहुल शंकरदान का नाटक है किन्नर देश की ओर। ये पूछा जाता है किन्नर देश की ओर किस विधा की रचना है, तो किस विधा की रचना है, निबंध की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हमारे निबंधकार है शुक्ल युग के। इनके निबंध क्या है, कुटा जी, अशोक के फूल है, कल्पलता है और सुर साहित्य। तो इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, अशोक के फूल। क्या अशोक के फूल मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है कि अशोक के फूल किस विधा की रचना, तो किस विधा की रचना, निबंध की रचना है। अशोक के फूल के लेखक कौन है, तो कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। क्लियर, तो ये हमारे कुछ शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार है, इनके कुछ निबंध है। क्लियर, अब ये भाई इसको याद करने की ट्रिक क्या है कि अब शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार तो बहुत सारे हमने देखा, इसको याद कैसे करें, तो इसके लिए भी एक छोटी सी ट्रिक है। क्या लिखा है कि राहुल ने सुमित्रा को 1000 सुंदर निराले गुलाब प्रेम में दिए। क्या, राहुल ने सुमित्रा को 1000 सुंदर निराले गुलाब प्रेम में दिए। तो देखिए, राहुल से हमारा राहुल शंकरदास बन जाएगा, सुमित्रा से हमारे पंत जी हो गए, 1000 से हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो गए, और श्याम सुंदर से क्या होगा, श्याम सुंदर दास जी हो गए। निराला से हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, गुलाब से बाबू गुलाब राय, और प्रेम से हमारे प्रेमचंद जी हुए। तो ये शॉर्ट ट्रिक थी निबंधकारों को याद करने की, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो आगे क्या लिखा है, शुक्ल युग के प्रमुख उपन्यास। हमने निबंधकार पढ़ लिया, नाटककार भी पढ़ लिया। अब बात आती है प्रमुख उपन्यास को पढ़ने की। प्रमुख उपन्यास कौन से इनके, तो भाई इनके उपन्यास कौन से हैं, प्रेमचंद जी भाई लेखक है, चतुर्सेन शास्त्री इनके लेखक है, भगवती चरण वर्मा और जयशंकर प्रसाद जी। तो प्रमुख उपन्यासकार कौन है, प्रेमचंद जी है, और चतुर्सेन शास्त्री है, भगवती चरण वर्मा और जयशंकर प्रसाद जी है। तो प्रेमचंद जी का उपन्यास कौन है, गवन है, गोदान है, सेवा सदन है, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कर्मभूमि। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, उपन्यास इनके, दोबारा सुन लीजिए, गवन, गोदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कर्मभूमि। तो ये इनके प्रमुख मोस्ट इंपोर्टेंट क्या उपन्यास है। चतुर्सेन शास्त्री ये उपन्यासकार है, भगवती चरण वर्मा ये उपन्यासकार है, जयशंकर प्रसाद जी ये भी उपन्यासकार है। तो इनके उपन्यास कंकाल, यहाँ पर ये तितली है भाई, मिस प्रिंट हो दिया है थोड़ा, तितली, इरावती, अपूर्ण। क्या, कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण। क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि तितली किस विधा की रचना है, तो उपन्यास की। अपूर्ण किस विधा की रचना है, उपन्यास की है। कंकाल किस विधा की रचना है, उपन्यास की है। और कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण किसने लिखा, इसके लेखक कौन है, तो कौन है भाई, जयशंकर प्रसाद जी है। क्लियर, तो उम्मीद आपको ये भी समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे कि इसको याद करने की ट्रिक क्या भाई, इनको उपन्यासकार जो को इसको याद करने की ट्रिक क्या। तो यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक है कि भगवती के चरण में बैठकर प्रेम से शंकर का शास्त्र पढ़ो। क्या, भगवती के चरण में बैठकर प्रेम से शंकर का पाठ पढ़ो। तो भगवती से हमारा भगवती चरण वर्मा जी हो जाएंगे, चरण से चतुर्सेन शास्त्री हो जाएंगे, शंकर से जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे। क्लियर, तो उम्मीद है भाई आपको समझ आया होगा। और प्रेम से हमारे प्रेमचंद जी हो जाएंगे। तो ये उपन्यासकारों को याद करने की ट्रिक है। क्लियर, अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे है कहानीकार। शुक्ल युग के प्रमुख कहानीकार कौन है, तो शुक्ल युग के प्रमुख कहानीकार कौन है, प्रेमचंद जी हैं और जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो प्रेमचंद की भाई कहानी कौन सी है, कफन है, ईदगाह, पूछ की रात, दो बैलों की कथा और नमक का दरोगा। जयशंकर प्रसाद जी की कहानी कौन सी है, पुरस्कार, गुंडा, छाया,
छाया का आकाशदीप और आंधी, और यहाँ पर इंद्रजाल है। इंद्रजाल क्या हो गया, इंद्रजाल, ये इनकी कहानी है। तो एग्जाम में कैसे पूछेगा भाई आपसे कि बताओ कि जो इंद्रजाल है वो किस विधा की रचना है। तो इंद्रजाल किस विधा की रचना है, कहानी की रचना है। इंद्रजाल के लेखक कौन है, इंद्रजाल के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। छाया का आकाशदीप किसके लेखक हैं, तो किसके लेखक हैं, जयशंकर प्रसाद जी। उसके बाद पूछ सकते हैं कि दो वैलों की कथा किस विधा की रचना है, तो दो वैलों की कथा किस विधा की रचना है, कहानी की रचना है। इसके लेखक कौन है, हमारे प्रेमचंद जी हैं। तो क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे, बस घुमा फिरा के बनेगा। अगर आपको अच्छे समझ में आएगा तो उसका आंसर अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपना आगे। अब यहाँ पर आगे क्या लिखा है, शुक्ल युग के प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं। क्या, शुक्ल युग के प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं। अब देखिए, जैसे हमने बात करा द्विवेदी युग का जो युग है उसका नाम किस लेखक के नाम पर पड़ा था, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर। वैसे ही शुक्ल युग का जो क्या बोलते हैं, शुक्ल युग जो है वो किस लेखक के नाम पर पड़ा था, तो किसके, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर ही शुक्ल युग का क्या हुआ था, नाम पड़ा था। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी शुक्ल युग के प्रमुख लेखक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी शुक्ल युग के प्रमुख लेखक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि शुक्ल युग के प्रमुख लेखक कौन से, तो आपको क्या करना है, आचार्य रामचंद्र जी पर टिक कर देना है। तो शुक्ल युग का जो नाम वो किस लेखक के नाम पर पड़ा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर। क्लियर। तो ये उनकी कुछ रचनाएं हैं रामचंद्र शुक्ल जी की। क्या है, रश्मिमांसा, जो कि क्या है, एक आलोचना है। ये आलोचना क्या होती है, एक विधा रचना है कि भाई रश्मिमांसा किस विधा की रचना है, तो आलोचना की है। त्रिवेणी आलोचना है, चिंतामणि निबंध संग्रह है, विचार वीति निबंध संग्रह है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ है, यहाँ पर ग्रंथ है भाई, ग्रंथ, और सूरदास क्या है, आलोचना है। तो ये हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। रश्मिमांसा आलोचना विधा की रचना है, त्रिवेणी भी आलोचना विधा की रचना है, चिंतामणि निबंध संग्रह की रचना, निबंध संग्रह विधा है इसकी, विचार वीति ये भी प्रमुख रचना है। और इसका क्या बोलते हैं, विधा कौन सा, निबंध संग्रह। तो विधा से भाई क्वेश्चन बनता है कि बताओ त्रिवेणी किस विधा की रचना है, तो किसकी रचना है, आलोचना है। ठीक है, उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। और ये भी हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बाद ये आते हैं हमारे कौन, राय कृष्णदास। कौन, राय कृष्णदास। तो राय कृष्णदास की प्रमुख रचना कौन सी है, साधना छायापद। क्या, साधना छायापद, जो कि कौन सी विधा है, गद्य गीत है। उसके बाद आते हैं हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रमुख रचना कौन सी, अशोक के फूल, जो कि क्या है, निबंध संग्रह है। उसके बाद क्या है, बाण भट्ट की आत्मकथा। नेक्स्ट है हमारा पुनर्वा, और लास्ट है हमारा अनामदास का पोथ, जो कि क्या है, उपन्यास है। अनामदास का पोथ है, क्या है, उपन्यास है। ये हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं हैं। और ये सब जो लेखक है वो शुक्ल युग के प्रमुख लेखक है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्या लिखा है, नंद दुलारे वाजपेयी। क्या लिखा है, नंद दुलारे वाजपेयी। तो नंद दुलारे वाजपेयी इसी की प्रमुख रचना कौन सी है, नया साहित्य नए प्रश्न, राष्ट्रभाषा कुछ समस्या, हमारी क्या है, आलोचना है। नेक्स्ट हमारा हरिकृष्ण प्रेमी, जिसकी रचना क्या है, प्रतिशीध है, रक्षाबंधन है, शिवा साधना, आहुति, स्वपन अंग। यहाँ पर ये स्वपन अंग है, क्या है, स्वपन अंग, पाताल, ये सभी हमारे क्या है, ये नाटक है। प्रतिशीध शोध है भाई, प्रतिशीध नहीं है। प्रतिशोध, रक्षाबंधन, शिवा साधना, आहुति, स्वपन अंग, पाताल विजय, ये सब क्या है, नाटक विधा की रचना। और किसकी है ये, हरिकृष्ण प्रेमी जी। क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ भाई प्रतिशोध किस विधा की रचना है, तो नाटक की रचना है। इसके लेखक कौन है, तो हरिकृष्ण प्रेमी जी इसके लेखक है। क्लियर, होप है कि समझ आ रहा होगा। अब नेक्स्ट हमारे कौन से कवि लेखक है, वृंदावन लाल वर्मा। इनकी प्रमुख रचना कौन सी, मृगनयनी। इसकी विधा कौन सी, उपन्यास। उसके बाद है विराट की पद्मिनी, जो कि एक उपन्यास। ये दोनों भाई उपन्यास है। क्वेश्चन बन सकता है कि मृगनयनी किस विधा की रचना है, तो उपन्यास की रचना है। इसके लेखक कौन है, तो वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। नेक्स्ट महादेवी वर्मा जी। तो महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं कौन सी है, स्मृति की रेखाएं, जो कि किस विधा की रचना है, संस्मरण की है। अतीत के चलचित्र, जो कि एक रेखा चित्र है। पथ के साथ ही एक संस्मरण है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अतीत के जो चलचित्र है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये अतीत के चलचित्र मोस्ट इंपोर्टेंट है। पूछ सकते हैं कि बताओ अतीत के जो चलचित्र है वो किस विधा की रचना है, तो किस विधा की रचना है, रेखा चित्र की रचना। और ये किसकी रचना है, महादेवी वर्मा जी की है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एंड होता है। और नेक्स्ट है हमारा राम कुमार वर्मा जी। नेक्स्ट लेखक कौन है, राम कुमार वर्मा जी। इनकी प्रमुख रचना कौन सी, दीपदान, जो एकांकी है। रेशमी टाई, ये भी एकांकी है। तो पूछ सकते हैं कि बताओ भाई क्या बोल सकता है
कि दीपदान किस विधा की रचना, तो एकांकी की रचना है। रेशमी डाई किस विधा की रचना, तो एकांकी की रचना है। इसके लेखक कौन है? रामकुमार वर्मा जी। कौन है इसके लेखक? रामकुमार वर्मा जी। एकांकी क्या है? दीपदान की रचना क्या है? देखते हैं आगे। तो अब ये आता है हमारे यहाँ पर शुक्लोत्तर युग। तो यहाँ पर ये हमारा पूरा शुक्ल युग खत्म होता है। तो शुक्ल युग में जो भी आपको हमने बताया कि उसके प्रमुख कहानीकार, प्रमुख नाटककार, प्रमुख निबंधकार, प्रमुख उपन्यासकार, तो इसको आपको दिमाग में अच्छे से रटना नहीं है, इसको समझना भी, क्योंकि भाई क्वेश्चन घुमा के देगा वो। ऐसे नहीं पूछ रहे बताओ भाई दीपदान एकांकी लिखा हुआ, नहीं पूछेगा दीपदान किस विधा की रचना है, तो किस विधा की रचना? एकांकी की रचना। इसके लेखक कौन है? तो लेखक कौन है? रामकुमार वर्मा जी। तो क्वेश्चन को घुमाएगा भाई एग्जामिनर इतना भाई सीधे थोड़ी ना भाई चलो आराम से दे दे बच्चे को हलवा समझ के और वो कर ले जाए, नहीं, घुमाए क्वेश्चन देगा, लेकिन देगा इससे। अगर आपको अच्छे से इसकी लेखक रचना का सब कुछ याद होगा तो आप कर जाएंगे, उम्मीद है। ठीक है, तो यहाँ पर ये शुक्ल युग हमारा एंड होता है। अब बढ़ते हैं अपना शुक्लोत्तर युग। तो शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग से भरपूर मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तब बात करते हैं शुक्लोत्तर युग की। तो शुक्लोत्तर युग को छायावदत्तर युग भी कहा जाता है, क्लियर, छायावदत्तर युग भी कहा जाता है। तो अब इसके प्रमुख लेखक देख लीजिए। तो इसके प्रमुख लेखक कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल जी हो गए, उपेंद्रनाथ अश्क हो गए, आज्ञा, जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद्र जोशी, विष्णु प्रभाकर, अमृतलाल नागर। तो ये शुक्लोत्तर युग के प्रमुख लेखक है, क्लियर, ये शुक्लोत्तर युग के प्रमुख लेखक है। अब बात आती है कि प्रमुख कहानीकार, कि शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार कौन है? तो इनके प्रमुख कहानीकार और ये है प्रमुख उपन्यासकार। एक साइड लिखा है प्रमुख कहानीकार और एक साइड हमारा क्या लिखा है? प्रमुख। ये हमारे प्रमुख कहानीकार है और ये हमारे प्रमुख उपन्यासकार हैं। तो प्रमुख कहानीकार कौन से? आज्ञा हैं, जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद्र जोशी हैं, यशपाल जी हैं, उपेंद्रनाथ अश्क जी हैं, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, भगवती चरण वर्मा, विष्णु प्रभाकर और अमृतलाल नागर। ये हमारे प्रमुख कहानीकार है किसके? शुक्लोत्तर युग के। क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ प्रमुख शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार कौन से? तो आपको ऑप्शन दे दी जाएगा, ऑप्शन में से ये सारे भी आपके पास होंगे। तो अगर आपको याद होगा कि शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार ये सब थे, तो आप अच्छे से उसको टिक कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रमुख उपन्यासकार की। तो प्रमुख उपन्यासकार कौन है? यशपाल जी, राहुल सांकृत्यायन है, नागार्जुन है, उपेंद्रनाथ अश्क है, धर्मवीर भारती है, फणीश्वरनाथ, रेणु लक्ष्मी नारायण लाल। तो ये क्या है? ये हमारे प्रमुख कहानीकार और ये हमारे प्रमुख उपन्यासकार है। तो अब देखिए इनको ट्रिक से समझते हैं। तो ये है हमारे ट्रिक प्रमुख कहानीकारों को याद करने की। अभी हमने आपको बताया पीछे वाली स्लाइड्स में कि ये हमारे प्रमुख कहानीकार है, हमारे प्रमुख उपन्यासकार हैं। तो अब प्रमुख कहानीकारों को याद करने की ट्रिक है कि भाई कैसे याद कर सकते हैं, कि भाई इनको कैसे याद कर सकते हैं। तो इसकी कहानी है भाई ऐसी कुछ, ये एक ट्रिक है, मतलब ट्रिक जैसी भी हो, देख सकते हैं आप। क्या लिखा है कि नाग के फन पर, क्या लिखा है? नाग के फन पर नारायण का कृत्य धर्म और यश का प्रतीक है। नाग के फन पर नारायण का कृत्य धर्म और यश का प्रतीक है। तो नाग से हमारा नागार्जुन हो जाएगा, फन से फणीश्वरनाथ रेणु हो जाएगा, नारायण से हमारे नारायण लाल जी हो जाएंगे और कृत्य से राहुल सांकृत्यायन हो जाएंगे। अब बोलेंगे भाई यहाँ पर तो कृत्य लिखा है, यहाँ पर राहुल से स्टार्ट है, तो बच्चा समझो यहाँ पर कृत्य लिखा है बीच में, तो अब ट्रिक है तो ऐसे ही मिलेगी आपको। तो राहुल सांकृत्यायन, क्लियर, धर्म से हो जाएंगे धर्मवीर भारती जी। तो ये शुक्लोत्तर के प्रमुख कहानीकारों को याद करने की ट्रिक है, क्लियर। और बाकी जो ट्रिक हम आपको नहीं बता पा रहे उपन्यासकार जी की, वो आप खुद बना के लिख लीजिएगा, क्योंकि जितना हो रहा है उतना आपको दे रहे हैं ना, और ये आप पढ़िएगा। और कुछ की काम है ट्रिक जिनकी नहीं बन पाई है, तो आप उनको ऐसे ही याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि याद करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज की शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, कुछ लॉन्ग फॉर्मेट में होते हैं भाई, ठीक है। अब ये बात आती है हमारी प्रमुख नाटककार और ये आत्मा कथाकार, मतलब बोल सकते हैं प्रमुख क्या है, एक नाटककार है। तो प्रमुख नाटककार कौन है? उपेंद्रनाथ अश्क जी हैं, लक्ष्मी नारायण लाल ने, धर्मवीर भारती, रामेश्वर शुक्ल और वृंदावन लाल वर्मा। और नेक्स्ट हमारा रांगे राघव। ये शुक्लोत्तर युग के प्रमुख क्या है? नाटककार, शुक्लोत्तर युग नाटककार। अब बात करते हैं हम शुक्लोत्तर युग के आत्मकथाकार की। डॉक्टर रामविलास वर्मा जी, अमृत राय बच्चन। बच्चन यहाँ पर कौन है? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी कौन थे? जो अमिताभ बच्चन आप जानते हो भाई हीरो हैं, जिन्होंने सूर्यवंशम में भाई बहुत ही ज्यादा आती थी ये मूवी भाई, है ना। तो सूर्यवंशम जो मूवी में जो अमिताभ बच्चन जी आप जानते हो उसको भली भांति, तो उन्हीं के पिताजी हरिवंश राय बच्चन जी, ठीक है। पांडे विजय सरमुख और रामवृक्ष बेनीपुरी, तो ये प्रमुख आत्मकथाकार है और ये प्रमुख नाटककार है हमारे शुक्लोत्तर युग के, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन बनेंगे तो अच्छे से इसको देखिएगा। अब बात करते हैं हम इसके प्रमुख रचनाओं की। इसकी शुक्लोत्तर युग की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है? तो प्रमुख रचनाएं कौन सी है?
तूफानों के बीच जो कि क्या है रिपोर्ट डाल। तो यहाँ पर ये उनके लेखक भी लिखे हुए हैं। तो रांगेव राघव, क्या रांगेव राघव जी हमारे लेखक, और तूफानों के बीच इसकी प्रमुख रचना है, जो कि किसकी विधा की रचना है, रिपोर्ट डाल की रचना है। अमृत राय जी का कलम का सिपाही हमारी रचनाएं हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का निराला का साहित्य साधना, और भगवती चरण वर्मा जी का चित्रलेखा पतन टेढ़े मेढ़े, ये क्या उपन्यास है। तो कैसे क्वेश्चन बनेगा कि टेढ़े मेढ़े किस विधा की रचना है, तो उपन्यास की रचना है। किसकी रचना है, भगवती चरण वर्मा जी की रचना है। निराला का साहित्य साधना किस विधा की रचना है, यहाँ पर नहीं लिखा है आई थिंक, हाँ, तो निराला की साहित्य साधना किसकी रचना है, रामविलास शर्मा जी की। तो ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं शुक्लोत्तर युग की। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो आगे लिखा है पांडे बेचन शर्मा अपनी खबर, और ये भी हमारी प्रमुख रचनाएं हैं किसकी, शुक्लोत्तर युग की। तो पांडे बेचन शर्मा ने किसको लिखा था, अपनी खबर को। यहाँ पे बेटा रचनाएं और यहाँ पर उनके लेखक है, कंफ्यूज मत हुए कहीं सोचिए कि भाई ये रचनाएं ये लेखक है, नहीं, ये लेखक है, ये रचनाएं है। तो अपनी खबर किसने लिखा था, पांडे बेचन शर्मा जी ने। लक्ष्मी नारायण मिश्र को सिंदूर की होली लिखी थी। फणीश्वर नाथ रेणु जी ने मेला आंचल लिखा था, जो कि क्या उपन्यास है। हरिवंश राय बच्चन जी, क्या भूलू के याद करूं, मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है, क्या भूलू के याद करूं, बहुत ही आती है कि क्या भूलू के याद करूं, इसके लेखक कौन है, तो कौन है, हरिवंश राय बच्चन जी। नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, ये हरिवंश राय बच्चन जी की प्रमुख रचना है। तो यहाँ पर प्रमुख की बात हो रही है, जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर उसकी बात हो रही है तो बहुत सारी भाई रचनाएं, इससे ज्यादा भी है, लेकिन हमें सिर्फ उसी पर फोकस करना है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम में आती है। तो ये उनकी प्रमुख रचनाएं शुक्लोत्तर युग के, उनके लेखक और ये उनकी रचनाएं हैं। ठीक है, बढ़ते आगे। अब आगे भाई क्या है, लिखा है प्रमुख पत्रिका और संपादक। क्या आप कुछ प्रमुख पत्रिकाएं और संपादक है। तो शुक्लोत्तर युग हमारा खत्म होता है वहीं पर ही, यहाँ पर हमारा शुक्लोत्तर युग खत्म होता है, पीछे खाली हो गया, ये हमारे यहाँ पर शुक्लोत्तर युग खत्म होता है। तो आपको शुक्लोत्तर युग में इतना ही पढ़ना है। अब कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेते कि पत्रिका और संपादक भी आते हैं हमारे। एक नंबर का पूछ सकते हैं कि पत्रिका बताओ या फिर संपादक बताओ। ठीक है, तो ये कुछ पत्रिका और संपादक भी है। तो यहाँ पर हमारी पत्रिका लिखी, यहाँ पर हमारे संपादक जी लिखी है। पत्रिका मतलब जो लिखा जाता है, संपादक मतलब जिसने लिखा है। तो कवि वचन सुधा जी पत्रिका, जिसके लेखक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। हरिश्चंद्र मैगजीन जिसके संपादक भी भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट हैं। आनंद कांदवनी के संपादक प्रेम घन है। नगरी प्रचारणी पत्रिका के क्या संपादक कौन है, वेणी प्रसाद, और सरस्वती की कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये कुछ प्रमुख हमारे इस पत्रिका और संपादक है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। 100% पूछी जाएंगे। बताओ भाई हरिश्चंद्र मैगजीन किस विधा की रचना है, तो किसकी है, पत्रिका की। इसके संपादक कौन है, तो कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो पत्रिका और संपादक ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको यहाँ से पक्का देखने को मिलेगा कि बताओ भाई कौन सा पत्रिका है और किसके संपादक कौन है। तो पत्रिका और संपादक को अच्छे से आपको याद करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर ये हमारा पूरा टॉपिक खत्म होता है। ठीक है, तो ये बस इतना ही आपको पढ़ना, जो हिंदी गद्य साहित्य का विकास है, आप इतना पढ़ते हैं तो भाई आपके 5 मार्क्स पूरे कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, 1 मार्क्स हम आपको बता देते हैं कि जो 1 मार्क्स हमारा पूरा कहाँ से आएगा, जो हिंदी गद्य साहित्य का आपको विकास बताना, जो आपको डेट बताई है उसकी समय सीमा से 1 मार्क्स पक्का है, और 1 मार्क्स हमारा कहाँ से हो जाएगा, इस पत्रिका और संपादक से। तो यहाँ से 2 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे, और 3 मार्क्स जो आपके इसको बीच में बताए कि भाई उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार, नाटककार है ना, प्रमुख लेखक कौन है, प्रमुख रचनाएं कौन सी है, तो वो सब उसमें से आएगा। तो 5 मार्क्स अगर आप इसको पूरा अच्छे से देखते हैं, इस वीडियो को आपने पूरे अच्छे से देखा होगा, अच्छे से समझने की कोशिश की होगी, तो पूरे आपके 5 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि हिंदी का साहित्य का विकास है तो बहुत ज्यादा, इतनी रचनाएं नहीं, आप सुबह इतनी रचनाएं, इतने ही लेखक नहीं, बहुत सारी रचनाएं, बहुत सारे लेखक है, लेकिन हमको पढ़ना कितना है, सिर्फ उतना जितना हमारे एग्जाम में आए। अगर इतना ज्यादा पढ़ने को बैठेंगे तो कुछ भी याद नहीं होगा। तो बस इतना आप पढ़िएगा, होपफुली आपको अच्छी समझ आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी पद साहित्य का विकास, क्योंकि वो भी 5 मार्क्स का आता है। तो हिंदी का साहित्य का विकास आज हमने पूरा कंप्लीट करना है, बस आपको इतना ही पढ़ना है, आपके 5 मार्क्स कंप्लीट। कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, तांडव नहीं करना है आपको कि ये बुक से पढ़ ले, ये बुक से पढ़ ले, समझ ही नहीं आ रहा कितना पढ़ ले, सिर्फ इतना ही पढ़ना, इतना ही बहुत है आपके लिए। बस यहीं से आपके 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको पूरी क्लास अच्छी लगी होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। और हाँ, अच्छे से पढ़िएगा भाई, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक है आपके, तो मन लगा के पढ़िए। और जिसकी ट्रिक आपको नहीं बता पाए मैं, जिसकी बनी है वो आपको बता दे, जिसकी नहीं बन पाई है तो आप उसको ऐसे याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि याद हो सकता है, इतना कोई बड़ा इशू भी नहीं है कि कुछ 15-20 रचना हो तो आप याद ना कर पाएंगे, इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट आप सभी को अपने एग्जाम के लिए।